एक वह समय काल था जब अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों पे दर्जनों एफआईआर रहते थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती थी। उनके ऊपर दर्जनों एफआईआर लिखा दिए जाते थे। जब पुलिस प्रशासन उस समय की उनके ऊपर एफआईआर नहीं लिखती थी तो कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर एफआईआर होते थे, लेकिन जांच नहीं होते थे। उन एफआईआरों के चार्जशीट भी नहीं लगते थे। सरकारें उन्हीं के दम पे चलती थी। उनको किसी का डर नहीं था। ऐसे अपराधियों के ऊपर राजनेताओं का भी हाथ था, या ऐसा बोल सकते हैं कि राजनेताओं पे इन किस्म के अपराधियों का हाथ था। जब योगी बाबा जी सरकार में आए तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद मिट्टी में मिल गए। दो 2017 के पहले ये लोग सरकारें चलाते थे। इनकी गुंडागर्दी खुले जीपों में देखी गई है। ये खुली जीप में खड़े होके, सवार होकर अपने गुंडागर्दी का एक नमूना दिखाते थे, जनता के अंदर एक डर बनाते थे। लेकिन आज वो सारे अपराधी या तो मिट्टी में मिल गए हैं, या तो जेल के सलाखों के पीछे हैं, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग खड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में आने के बाद जब योगी बाबा जी की सरकार बनी, तब से उत्तर प्रदेश की अपराध जो थी वो कम हो गई। महिलाओं को चलना मुश्किल होता था 2017 के पहले। अभी शहर हो या गांव हो, किसी को भी कोई डर नहीं। वो बिंदास निकलते हैं, अपने कार्यों को करके अपने घर पे सही सलामत वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है उत्तर प्रदेश की सरकार जो आज है वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। संभल का एक नेता जिसके ऊपर एक एफआईआर हुआ, वो भागते भागते हाई कोर्ट गया, बोला कि हमारे ऊपर जो एफआईआर है उसे रद्द किया जाए। ऐसा वहाँ पे वो जाके अनुरोध किया, जिसे हाई कोर्ट के जज ने उसको खारिज कर दिया और बोला आप पुलिस के सहयोग में साथ दें। इसके पहले किसी नेताओं में इस तरह की आपने डर देखा कि एक एफआईआर होते ही वो कोर्ट की दरवाजे पे जाके खड़े हो जाए कि आप इस केस को ख़त्म कर दें, खारिज कर दें? नहीं। ये क्यों गए सपा के सांसद संभल के? क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार एफआईआर पे कार्रवाई होगी। उनके गुनाहों का सजा उन्हें दिया जाएगा।
उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार के जो पुलिस है, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गंभीर धाराओं के साथ एफआईआर लिखा है। 24 नवंबर के दिन में जो सर्वे टीम गई थी शाही मस्जिद का सर्वे करने, उनके ऊपर जो पथराव हुआ है, वो पथराव करने वाले लोगों को उस्काने का कार्य सपा सांसद ने किया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि 24 तारीख के पहले शुक्रवार के दिन इन पत्थरबाजों से मिलना हुआ था, जिसके बाद ये 24 तारीख को ये लोग पथराव किए। सपा के अखिलेश यादव जी बोले कि नहीं, वो 24 तारीख को थे नहीं, वो कर्नाटक गए थे, बेंगलुरु गए थे। वो बचाव का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे बचाने का पूरा कार्य कर रहे हैं अपने सांसद को। कल उनका हाई कोर्ट से एप्लीकेशन खारिज होने का मतलब है कि हाई कोर्ट के जज को कुछ न कुछ तो सही लगा होगा इस एफआईआर में। हाई कोर्ट के जज को लगा होगा कि ये एफआईआर जो हुआ है, या जो भी पुलिस वहाँ पे अपनी पेपर रखे होगी, उसमें सच्चाई है। इसीलिए हाई कोर्ट के जज ने उन्हें पुलिस का सहयोग करने के लिए कहा। एक समय था हजारों की संख्या में एफआईआर होते थे नेताओं के ऊपर, लेकिन उनकी न गिरफ्तारी होती थी न उनसे पूछताछ होता था। लेकिन आज एक ही एफआईआर में सांसद जी कोर्ट तक जा पहुंचे। हमें उत्तर प्रदेश के पुलिस पे पूरा विश्वास है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जो लोगों को बहका के पत्थरबाजी कराने के लिए उन्हें उस्काते हैं। 24 तारीख के जो सर्वे टीम गई थी, वो लगभग वहाँ पे उनकी जान जाते जाते बच गई। जिस तरह से उन्हें पत्थरों से उनके ऊपर हमले किए जाते थे, ये वीडियो में देखा गया है कि जिस तरह से पत्थरबाजी वहाँ पे हुई, वहाँ से लोग का बच के आना, तो सबसे बड़ा किसी का उसमें हाथ है तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस का कार्य। यदि उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य सही ढंग से नहीं की होती, उस दिन यदि उत्तर प्रदेश पुलिस लापरवाही की होती, तो सर्वे टीम वहाँ से बचकर नहीं आ पाती। जिस तरह के वीडियो पत्थरबाजों की दिखाई दे रही है, सपा के लोग इस पे भी आरोप लगाए उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कि पुलिस अपने कार्य को सही ढंग से नहीं किया, नहीं तो इस तरह से वहां पे इतने लोग नहीं पहुंचते। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में अभी तक जो खुलासे हुए हैं, उसमें मालूम चला है कि कई ऐसे ग्रुप बनाए गए थे, जिससे यह मालूम चलता है ये
जो पत्थरबाजी हुई है ये पूरी तरह से प्लान करके की गई है। ये प्लान बनाकर पत्थरबाजी की गई है और इसका प्लान बनाने का आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस ने सपा के सांसद के ऊपर लगाया है। यदि जिस पुलिस के कार्य को लेकर आज सपा सरकार बोल रही है कि ये पुलिस बल नहीं थी, वहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं था, जिसके कारण ये पत्थरबाजी हुआ या इतने लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए, ये उनके आरोप जो है कोई सही नहीं है। ये निराधार आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। उत्तर प्रदेश पुलिस वहाँ पे मजबूती के साथ खड़ी थी, अपने कार्य को अच्छे से किया, जिसके कारण आज वहाँ से सुरक्षित सर्वे टीम निकली। उन्होंने सपा के नेता अखिलेश यादव जी ने विष्णु जैन जी के ऊपर भी आरोप लगाया कि ये जो हुआ है, जो ये मरे हैं पत्थरबाजी में, वहाँ के दंगाई, उसका भी आरोप वो लोग विष्णु जैन पे लगा रहे हैं, जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि विष्णु जैन जी आराम से जाते हैं सर्वे टीम के साथ, सर्वे का जो भी कार्य होता है उसे करके फिर वो आराम से निकलते भी हैं। उनका वहाँ न कोई बयानबाजी, न उनका कोई बात, न वहाँ उनका कुछ ऐसी कोई हरकत दिख रहा है जिससे लोग आक्रोशित हुए हो। लेकिन उसके बाद भी वो लोग विष्णु जैन पे आरोप लगा रहे हैं, सपा के अखिलेश यादव। अभी एक दूसरा मामला चल रहा था, एक वहाँ पे पुलिस चौकी का निर्माण को लेकर। उत्तर प्रदेश की पुलिस मस्जिद से कुछ ही दूर के बाद उसके ठीक सामने 5 से 10 मीटर के अंदर ही एक पुलिस चौकी का निर्माण कर रही है, जिसको लेकर हैदराबाद से लखनऊ तक नेताओं ने राजनीति करना चालू किया। वो यहाँ तक कि बोले वक्फ की जमीन है, यहाँ पे पुलिस चौकी का निर्माण नहीं हो सकता, ये कानूनी ढंग से नहीं हो रहा है, ये मुसलमानों के डराने का कार्य हो रहा है, जिसको लेकर संभल के डीएम और एसपी दोनों ने मीडिया के सामने आकर बात किया और मीडिया को पूरी जानकारी दिया। उन्होंने साफ शब्दों में बताया ये ज़मीन सरकारी है, ये किसी भी वक्फ के नाम पे ज़मीन रजिस्टर नहीं है। ये लोग तरह तरह के आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पे और पुलिस पे लगा रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि जो सर्वे हुआ है, जो सर्वे की रिपोर्ट आज कल के दिन बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने रखी गई है, उस रिपोर्ट में सूत्रों से जानकारी यही निकल रही है, मीडिया में ये खबर चल रही है, सूत्रों की जानकारी से मीडिया ये खबर चला रही है कि उसमें इतने ज़्यादा पर्याप्त सबूत हैं हिंदू मंदिर होने का, जिसे कोर्ट देखकर विचार करने के लिए मजबूर होगी कि आखिर इतने पर्याप्त सबूत होने के बाद भी हम इस सबूतों को किस तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं। वहाँ पे बताया जाता है कि बरगद का पेड़ मिलना, कुएं मिलना, कमल के निशान मिलना, तमाम ऐसे चिन्ह हैं
जिससे देखा जा रहा है कि बताया जा रहा है, मीडिया में चल रहा है कि इससे साफ साफ पता चलता है ये एक प्राचीन मंदिर थी जिसे क्षति पहुंचा के अभी वो वहां पे उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है। एएसआई के अंडर वो थी, लेकिन ये एएसआई बता रही है कि उसके हाथ से ये उसकी एएसआई का आरोप है ये प्रॉपर्टी उसके हाथों से 40 से 50 साल पहले ही छीन ली गई है। उसके अंदर एएसआई की टीम को नहीं जाने दिया जाता और ये एएसआई के अंदर था, लेकिन वहां पे उसे जाना नहीं दिया जाता। विष्णु जैन जी ने जो कंप्लेन किया था कोर्ट में, उनका यही कंप्लेन का मुख्य उनका यही था कि ये जो मस्जिद है एएसआई को सौंपी जाए, क्योंकि इसके अंदर काफी परिवर्तन किया जा रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। बिल्डिंग के अंदर काफी उसके जो बनाए हुए स्ट्रक्चर थे उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है। इसको बचाने के लिए कोर्ट से उन्होंने मांग किया कि ये वापस एएसआई के हाथ में दिया जाए और इसका जो देख रेख है वापस एएसआई करे। इसी मांग को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे करने के लिए, जिस सर्वे को एडवोकेट कमिश्नर जाकर सर्वे करते हैं। एक सर्वे को रोकने के लिए हजारों संख्या में भीड़ आके पत्थरबाजी की, जिसके बाद वहाँ की माहौल खराब हुआ। वहाँ पे पाकिस्तान के कारतूस मिले, उसके खोखे मिले, जो जांच का विषय है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। जब ये सब मामला होने के बाद बिजली विभाग गई तो देखा कि वहाँ पे एक नहीं हजारों कनेक्शन अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। सपा के सांसद के ऊपर भी 2 करोड़ का बिजली बिल वाले ने अपना असुली के लिए नोटिस जारी किया है। 2 करोड़ रुपए का उनके ऊपर चार्ज बिजली विभाग ने ठोका है। उनके घरों में कम से कम 2 दर्जन एसी विदाउट मीटर का चल रहा है। उनके घर का बिजली बिल शून्य आ रही है। मस्जिद के ऊपर कटिया सिस्टम से दर्जनों घरों में सप्लाई दी गई है। ये सबको देखकर जब बिजली बिल ने घरों का जांच करना चालू किया तो वहां पे कई ऐसे घर मिले जिसके अंदर मंदिर मिले, जिसको वहाँ की प्रशासन ने साफ सफाई कराया और पुजारी को सौंपा। बाकी उसके बाद उत्तर प्रदेश के संभल पुलिस ने एएसआई को बुलाकर वो पूरे एरिया का जांच करने के लिए बोला, जिसके बाद वहां पे हिंदू देव स्थल होने के पर्याप्त सबूत मिल रहे हैं। वहां पे कई बावड़ी मिले,
19 कुएं मिले हैं। कई ऐसे वहाँ पे मूर्ति मिली जिसे देखकर ये साफ दिख रहा है कि यह देवस्थल ही था। वहाँ के डीएम ने भी मीडिया में आके बताया कि बहुत जल्दी ही पूरे एरिया की साफ सफाई कराकर वापस पर्यटकों के लिए संभल को खोला जाएगा। जो देवस्थल थी वहाँ पे वापस लोग जाके दर्शन पूजा पाठ जैसे कार्यों को करने का कार्य करेंगे। इतने पर्याप्त कुएं, 19 कुएं का मिलना, कई ऐसे मंदिरों का मिलना जो बंद पड़े हैं। 30 से 40 साल पहले जो वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था, जिसके बाद हिंदू वहाँ से पलायन करके छोड़ के भागने को मजबूर हुए। हिंदुओं के पलायन के बाद वो पूरे देव स्थल को एक तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया। जितने भी वहाँ पे कुएं थे उसे पाट दिया गया, जो मंदिरें थे उसे बंद कर दिया गया, मूर्तियों को भी तोड़ने का आरोप लग रहा है। मीडिया में दिख रहे हैं कि कई मूर्तियों को भी तोड़ा गया। आज के 35 से 40 सालों पहले इतनी अत्याचार वहाँ के हिंदुओं के ऊपर हुआ, उस समय की सरकार मौन बनी बैठी थी, कोई कार्रवाई नहीं किया, किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य नहीं किया जैसे वहाँ के हिंदुओं का पलायन रुके। 1970-78 के बीच में बताया जाता है, जिसे योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में बताया है, कम से कम 200 के ऊपर मौतें हुई हैं हिंदुओं की। यदि ये सरकारी आंकड़ा होगा जिसे योगी जी बता रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे और मौतें हुई होंगी जिसे सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं किया गया है। ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रयास लगाया जा सकता है। इतने स्तर पे यदि हिंदू अपने घर द्वार को छोड़ के जा रही हैं, तो सरकारें शांत बैठ के क्या देख रही थी? क्यों ऐसा हुआ? क्यों नहीं उन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुआ जो हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किए? इतने लोगों का पलायन करना और एक देव स्थल को पूरा तरह से समाप्त कर देने का प्रयास किया गया, और सरकारें उत्तर प्रदेश की शांत बैठी रही। ये कितनी दुख की बातें हैं। ये सोचकर इतना दुख पहुंचता है। तो ये सोचो, जिसके ऊपर ये बीती होगी उसको कितना दुख पहुंचा होगा। वो परिवार के ऊपर क्या बीती होगी जो अपने घर द्वार को, अपने देव स्थल को छोड़कर इधर उधर भटक रहे होंगे। वो परिवार के ऊपर क्या गुजरा होगा जिस घर को अपने हाथों से बनाया, उस घर को छोड़ के उसे जाना पड़ा। सरकारें शांत बैठी रही, मंदिरों को तोड़ा गया, कुओं को पाटा गया, हिंदू जो धार्मिक स्थल थे उसे नष्ट करने का
सारा प्रयास किया गया, लेकिन सरकार की आंखें से पट्टी नहीं खुली। इसके पीछे सरकार क्या सोच रही थी, उसकी क्या विचार थी, ऐसा क्यों किया, उस समय की सरकारों के अंदर क्या चल रही थी, उस समय के नेताओं के अंदर क्या वोट की ऐसी तुष्टीकरण थी कि वो एक देवस्थल को नहीं बचा सका। हिंदू पलायन करते रहे, उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया गया। आज उत्तर प्रदेश और पूरा देश संभल के मामले को देखकर हिल चुकी है। इस समय आज का जो माहौल है, ये अयोध्या से भी ज्यादा चर्चित संभल है। जम्मू कश्मीर की खबरें हम आप तक पहुंची, लेकिन संभल की खबरें नहीं पहुंची। आज यदि बाबा योगी नहीं होते, यदि योगी आदित्यनाथ जी सरकार में नहीं होते, यदि आज वो मुख्यमंत्री नहीं होते, ये पक्का था ये देवस्थल कभी नहीं मालूम चलता किसी को, और ये देवस्थल इसी तरह से दफन रहती जिस तरह से ये 35 से 40 सालों से दफन पड़ी है। एक सरकार क्या नहीं कर सकती, ये योगी आदित्यनाथ जी के कार्य को देखकर हम लोगों को विचार करना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, हर कोर्ट के आदेश को ध्यान रखते हुए कार्य किया है। ऐसा कोई आदेश नहीं है जिस आदेश का उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान न दिया हो। उसके बाद भी दंगाई नहीं बच पा रहे हैं। ये दंगाई पत्थरबाज कोर्ट जाते हैं बचने के लिए कि हमें बचाव मिल जाएगा और हम अपनी गुंडागर्दी करते रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उसके बाद भी इन दंगाइयों को नहीं छोड़ते। जिसके अंदर कार्य करने की इच्छा शक्ति होना, वो किसी भी जो इस समय कथाकथित सेकुलरिज्म चल रही है उससे नहीं डरने वाली। ये जो षड्यंत्रकारी बैठे हैं हिंदू विरोधी सिस्टम के अंदर, उन्हें योगी आदित्यनाथ जी अच्छे तरह से जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से हमें सिस्टम को देखकर भी कार्य करने की इच्छा शक्ति है तो हम कार्य कर सकते हैं सिस्टम को भी देखकर। दंगाइयों के ऊपर आज भी योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। उनके प्रदेश में कोई भी दंगाई बच नहीं सकता। किसी भी दंगाइयों का खैर नहीं है। जो यदि अवैध कार्य किया है, जो अवैध निर्माण किया है, वो नष्ट होने ही वाला है बाबा जी के बुलडोजर से। उसे कोई कोर्ट या कोई कपिल सिब्बल नहीं बचा सकता।